we have already discussed about the two organizations which came into existence after Bretton Woods Conference: International Bank for Reconstruction and Development, which became operational in 1946, and the another one was International Monetary Fund. But there was a discussion for making an existence to another group of organization which was named as International Trade Organization, ITO. But unfortunately, it never get into existence because of first opposition of US. Because of World War II war, after that, the whole world was divided into two groups. One was richer group and one was poorer countries. And the rich countries group was also divided into two other groups. First one was winning group countries and second one was losing group countries. Losing group countries was mostly of European Union, belongs to the European Union. For that, Indian International Reconstruction and Development Bank IBRD क्रिएट किया गया ताकि उनको फंडिंग की जा सके जो कि वॉर टर्न्ड कंट्रीज थी, बट देयर वाज कंडीशन दे मस्ट बिलोंग टू यूरोपियन यूनियन। बाद में हमने ये देखा कि इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक का नेचर चेंज हुआ, जो बाद में कलेक्टिवली टू ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएट की गई। फर्स्ट था इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक एंड द सेकंड वन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD एंड IDA। दो ऑर्गेनाइजेशंस को कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक कहा गया। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जब फर्स्ट it was intended to finance those European nations which were devastated due to World War II. Initially यही इसका आइडिया था और यही इसी मोटिव के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था। बट बाद में क्या किया गया कि इसका नेचर चेंज किया गया। 1976 के बाद से ये लोन देना, इस बैंक ने लोन देना स्टार्ट किया उन कंट्रीज को जो कि मिडिल इनकम कंट्रीज थी एंड क्या थी, डेवलपिंग। कैपिटल प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? कैपिटल प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट विच विल बी इंटेंडेड टू enhance the quality of education, living standard, and those assistances which was needed for sustainable development. इन कैपिटल प्रोजेक्ट मोटिव्स के लिए लोन प्रोवाइड करना वर्क था उन कंट्रीज को जो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज थी, किसके थ्रू? IBRD के थ्रू। बट दिस लोन वाज नॉट इंटरेस्ट फ्री। वहीं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो था वो लोन देता था पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को एंड इट वाज इंटरेस्ट फ्री। मींस इंटरेस्ट फ्री लोन कौन प्रोवाइड करेगा? IDA प्रोवाइड करेगा एंड नॉन इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय IBRD। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि ये कंट्रीज जो है पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है या मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज हैं? इसके लिए पैरामीटर सेट किया गया। प्रेजेंट टाइम पे $1,105 per capita income if exist, then in that case the below countries will be rated as poor countries and the above countries up to $12,000 will be treated as middle income countries and after that rich countries. But in this poor countries
only the below 80 countries will be treated as poorest developing countries. यानी आईडीए से लोन लेने के लिए वही कंट्रीज एलिजिबल थी जिनकी पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन पर एनम $1,105 से ज्यादा नहीं कमाता होगा, एंड उनमें से भी जो लीस्ट 80 कंट्रीज थी उन्हीं को कौन लोन देगा? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट था आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में आया कैसे? जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, आईटीओ क्रिएट किया गया, तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब एग्जिस्ट नहीं कर पाया तो उसकी जगह जब गैट बनाया गया, गैट जो था वो केवल और केवल ट्रेड रिलेटेड एंड टेरिफ्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो देखता था वो केवल गुड्स से रिलेटेड देखता था, यानी गुड्स बट नॉट सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए भी कुछ टैरिफ्स एंड ट्रेड रिलेटेड कुछ इजीनेस होनी चाहिए, नेगोशिएशंस होनी चाहिए। इसके लिए 1995 में 1 जनवरी 1995 को एग्जिस्टेंस में आया डब्ल्यूटीओ। इट वाज द आउटकम ऑफ उरुग्वे कॉन्फ्रेंस। उरुग्वे कॉन्फ्रेंस जो है 1985 से स्टार्ट हुई और 1995 में एंड हुई। उरुग्वे कॉन्फ्रेंस का ही आउटकम था डब्ल्यूटीओ। यहां पे ये बातें बताई गई हैं, इसको देख सकते हो। जैसे यहाँ पे WTO एंड मेजर अचीवमेंट्स में ये बात कही गई है, द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस टू सेट अप ITO टू promote and facilitate international trade among the member countries and to overcome various restrictions and discriminations, means to overcome the restrictions and discriminations that were being practiced at that time. Means जैसे इंडिया में आपने पढ़ा होगा इन हिस्ट्री that the prepared goods was coming from the UK and the raw materials was going from the India, and there was too much amount of custom tax and tariffs was enforced on the Indian products which were going to the UK or Britain at that time. तो इसलिए वहां पे जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो बहुत महंगे हो जाते थे और वहां के प्रोडक्ट अपने आप सस्ते हो जाते थे क्योंकि उस पर टैरिफ्स बहुत ज्यादा लगा दिए जाते थे। यहाँ पे ये भी दिया है, but the idea could not materialize due to stiff opposition of United States, as we have already discussed it. Instead of altogether abandoning the idea, countries were participated and created GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. GATT जो है वो 1948 में एग्जिस्ट की और दिसंबर 1994 तक एग्जिस्ट की। उसके बाद से 1996 से 1994 उरुग्वे कॉन्फ्रेंस, उरुग्वे राउंड जो चला, इसका जो लास्ट राउंड था गैट का, इस राउंड में ये सबसे लंबा राउंड था। तो 7 इयर्स का जो राउंड था, इसके बाद से क्या हुआ, उरुग्वे राउंड में नेगोशिएशंस के बाद से WTO क्रिएट हुआ। WTO एंड गैट में बस यही डिफरेंस था कि गैट केवल और केवल गुड्स के बारे में बात करता था। यहां दिया हुआ है गैट इज मच मोर, WTO is much more powerful than GATT as it governs trade not only of goods but also in services and intellectual property rights. It means that in GATT the negotiations could go on going on only on about goods, but in WTO there were chances to discuss about the tariffs on services and intellectual property rights. आपने सुना होगा कि WTO सिंगापुर में एप्पल और Xiaomi का एक केस किया था प्रोडक्ट की सिमिलैरिटी के लिए। वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इश्यू आया था कि एप्पल ने कहा कि हमारे डिजाइन को उन्होंने कॉपी किया और चाइनीज कंपनी Xiaomi वो केस हार गई थी। WTO इज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो उस मेंबर कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू रेक्टिफाइड होती है। मींस द बिल will be
put in the parliament and its approval is needed, then it is binding. यानी अगर कोई भी डिसीजन होगा तो उसे इन्फोर्स करना ही पड़ेगा उस गवर्नमेंट को, अगर उन्होंने WTO के अंदर कोई डिसीजन लिया। सिमिलरली UNFCCC जो है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, वो भी एक बाइंडिंग कॉन्फ्रेंस हुई है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जिसमें पार्लियामेंट अप्रूवल लेना पड़ता है हर एक चीज के लिए, और पार्लियामेंट अप्रूवल हो गया तो जो भी डिसीजंस होंगे उन्हें फॉलो अप किया जाएगा। ऐसे ही नॉन बाइंडिंग वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें कोई नीड नहीं होती है आप उसको माने या ना माने, मींस इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, बट द बाइंडिंग वन इज ऑब्लिगेटरी, यू हैव टू फॉलो इट। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्वियस सी बात है, टैरिफ्स एंड ट्रेड से रिलेटेड बनाया गया है, तो इसको ट्रेड बैरियर्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है। Engage in such activities which improve the standard of living, create employment, increase income and effective demand. ये effective demand क्या होता है? Effective demand वो डिमांड होता है जिसमें डोमेस्टिक डिमांड प्लस नॉन डोमेस्टिक डिमांड दोनों को इंक्लूड किया जाता है, उसी को इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है। डोमेस्टिक डिमांड्स मीन द गुड्स व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड in the country itself, and the non-domestic demands of those products which are not being created in that particular country and being imported from the other one. यहाँ पे and facilitate higher production and trade. ऑब्वियस सी बात है, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट उनके पास पैसे ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे होंगे तो और वो क्रिएशन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी तो और डिमांड क्रिएट होगी तो ये एक साइकिल बढ़ता ही जाएगा। अगर इनकम बढ़ा दी जाएगी एंड डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, डिमांड अपने आप बढ़ता चला जाएगा, तो प्रोडक्शन का लेवल भी हाई होता चला जाएगा। टू फैसिलिटेट द ऑप्टिमल यूज, ये ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमल हम उन टर्म्स के लिए यूज करते हैं या उन चीजों के लिए यूज करते हैं जहां पे हम श्योर नहीं होते हैं कि 100% होता कितना है। देयर इज नो 100%, मींस अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसको हम 100% कभी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बट किस एक्सटेंट तक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि प्रेजेंट टाइम पे कोई एक ऐसा सिस्टम बना जो 50% क्या होगा, एक्यूरेट होगा, तो वो उसी को क्या माना जाएगा, उस टाइम का 100% माना जाएगा। एक नया सिस्टम डिजाइन हो गया जो कि 61% एक्यूरेसी दे सकता है, तो नेक्स्ट टाइम इसको 100% के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगेन एवोल्यूशन, जैसे जैसे एवोल्यूशंस होते रहेंगे, न्यू पैरामीटर सेट होते रहेंगे, नए पीक सेट होते रहेंगे, उसी हिसाब से क्या माना जाएगा, उनको नया 100% मान लिया जाएगा। ऐसे चीजों को हम ऑप्टिमल कहते हैं, बिकॉज किसी चीज का एग्जैक्ट यूज हो ही नहीं सकता, कुछ न कुछ तो लॉस होगा ही होगा। 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट पॉसिबल, बट द रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड अप टू दैट एक्सटेंट दैट in which case we must lose at least possible resources, मतलब जितना कम से कम रिसोर्सेज वेस्ट हो उतना ही अच्छा, यानी वेस्टेज तो होना ही होना है, 100% यूटिलाइजेशन नहीं किया सकता। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ टू प्रमोट इंटीग्रेटेड, मोर वायबल एंड ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड मींस सिस्टम इतना आसान होना चाहिए, आपस में इतना जुड़ा होना चाहिए कि डिसीजंस लेने के लिए बार बार WTO के पास न आना पड़े कंट्रीज को, कंपनीज को। अब यहाँ पे मेजर फंक्शंस क्या है? प्रमोटिंग एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेजिंग टू इट्स मेंबर कंट्रीज, यानी जो भी वर्क होगा किसके लिए होगा, मेंबर कंट्रीज के लिए। इंडिया मेंबर कंट्रीज है, प्रेजेंट टाइम पे 162 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज है। रिसेंटली अफगानिस्तान जो है था 2018 में
इसका मेंबर बना था, बट अब उसकी मेंबरशिप जो है वो लूज होने की कंडीशन में है। टू कम फॉरवर्ड टू WTO इन मिटिगेटिंग देयर ग्रीवेंसेस, यानी पहले तो मेंबर कंट्रीज को प्रमोट करना, इनकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना और उनकी प्रॉब्लम्स को आपस में मिल बैठ के सॉल्व करना। लाइंग डाउन ए कॉमनली एक्सेप्टेड कोड, जो भी कोड होंगे, दोहा कॉन्फ्रेंस वाज द लास्ट कॉन्फ्रेंस जिसमें ये डिसाइड किया गया था फूड सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। फूड सिक्योरिटी के बारे में सुना होगा कि फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इंडिया को फूड सिक्योरिटी जो है इरेडिकेट करना था, हटाना था 2013 में, बट न्यू गवर्नमेंट ने इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से रखा और उन्होंने इसको एक्सटेंड कराकर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर लिया। मीन्स हमें फूड सिक्योरिटी अभी चाहिए, तो उन्होंने 2024 तक के सिक्योर कर लिया। नेक्स्ट 2024 के आसपास जो भी निगोशिएशंस होंगे उसमें देखते हैं क्या आउटकम आते हैं, बट कॉमनली एक्सेप्टेड कोड क्रिएट करना है ताकि ट्रेड बैरियर ना हो, हर किसी को एक तरह की चीजें जो है एक लेवल तक डिग्री ऑफ कन्वीनियंस दोनों को रहे या दोनों एग्री करें जिन टॉपिक्स पे या जिन पॉइंट्स पे वो एक्सेप्ट किए गए। एक्टिंग एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, किसी भी दो कंट्री के बीच में, दो कंपनी के बीच में अगर कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स आएंगे तो WTO में ही सॉल्व किए जाएंगे। अगर WTO में सॉल्व नहीं हो पा रहा है तभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला जाएगा, यानी देयर इज आल्सो लास्ट रिसॉर्ट व्हिच इज नोन एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग दैट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट आर ड्यूली फॉलोड। ये ड्यूली फॉलोड का मतलब क्या है, यानी अगर दो कंट्रीज C1 एंड C2 both are the member of WTO, then rules and regulations, if C1 is following the rules and regulations, then it must be obligatory for C2 country also, यानी C2 country को भी उन rules and regulations को follow करना होगा, उसी को कहेंगे duly followed। Holding consultation with the IMF and IBRD, वो हमेशा कंसल्ट करती रहेगी IMF and IBRD से। क्यों कंसल्ट करेगी, क्योंकि इनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा होता है कि उस कंट्री की कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन कैसी है, वो कंट्री लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है या मिडिल इनकम कंट्रीज है, तो उनको थोड़ी लिवरेज दी जा सकती है। इसलिए IMF एंड IBRD के साथ ये कांस्टेंट कोलैबोरेशन में रहती है। सुपरवाइजिंग ऑन रेगुलर बेसिस the operations that are revised agreement of ministerial declaration relating to goods, services and trade related intellectual property rights, यानी वो हमेशा सुपरवाइज एंड रेगुलेट करती रहेगी उन ऑपरेशंस को जो किस किस चीजों से रिलेटेड होंगे, गुड्स से, सर्विसेज से एंड IPR से, जिसको यहाँ पे ट्रिप्स कहा गया। ठीक है, ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बेनिफिट क्या है, ऑब्वियस सी बात है, अगर लोगों के बीच में बैठने की एक जगह होगी जहां पे कॉमन प्लेस होगा, कॉमन प्लेस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, देन इट इज आल्सो बेनिफिशियल। तो यहाँ WTO हेल्प्स प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में हेल्प करता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है, रूल्स बनाता है, फ्री ट्रेड को इंप्रूव करता है, और यहाँ पे स्कोप ऑफ गेटिंग वैरायटी ऑफ क्वालिटीज प्रोडक्ट इंश्योर करता है। किसी कंट्री से आपकी प्रॉब्लम है बट आपको वहां से ये चीजें परचेस करनी ही पड़ेंगी, किसी कंट्री से प्रॉब्लम है बट आपको उस कंट्री को ये चीजें सेल करनी ही पड़ेंगी, जैसे कि पाकिस्तान को। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन फास्टेंड बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड होगा तो कंट्रीज के बीच में जो गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा वो इजी होगा, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, उसके लिए कस्टम क्लियरेंस लेने की नीड नहीं होगी कि हाँ ये गुड यहाँ से नहीं आ सकता, ये गुड यहाँ आ सकता है, इस पे इतना टैक्सेशन लगेगा, इस पे इतना टैक्सेशन नहीं लगेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी मिटिगेट हो जाती है। सिस्टम इंकरेजेस द गुड गवर्नमेंट। अब ऐसी बात है कि गवर्नमेंट का डिसीजन इस तरह का होगा कि जो फ्री ट्रेड दे रहा है, फ्री ट्रेड दे रहा है इसका मतलब वो कि बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस को सपोर्ट करेगा तो डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट कर रहा है, डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो इनकम इंक्रीज कर रही है, और इनकम इंक्रीज करेगी तो अगेन डिमांड बढ़ेगी। तो ये प्रोग्रेसिव नेचर को इंडिकेट कर रहा है।
लास्ट है WTO helps fostering growth of developing countries by providing them with special and preferential treatment. ये स्पेशल एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किस रिस्पेक्ट में दिया जाता है? यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये IMF एंड IBRD से हमेशा कंसल्ट करते रहता है। तो जो कंट्री लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होगी यानी पुअरेस्ट कंट्रीज होंगी उनको थोड़ी सी प्रिविलेज दे दी जाएगी, ठीक है। जिसका सबसे ज्यादा फायदा कीनिया को होता है, कीनिया की कॉफी को, कीनिया का कॉफी प्रोडक्शन, उसको काफी फायदा मिलता है, उसको काफी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं भी किया है जिन कंट्री से, वहां पे उसको थोड़ी लिवरेज मिल जाती है। तो वो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कुछ कंट्रीज को दिया जाता है। तो ये था टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इस तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है।